ओके जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा बेटे जो आज का एजेंडा है वो आपका यूनिट नंबर 3 से मुतल्का है और ये है असेसमेंट के बारे में। तो इसमें हम मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स देखेंगे असेसमेंट के बारे में कि स्पीच और लैंग्वेज के कैसे असेसमेंट्स की जाती हैं और कौन कौन से तरीक़ाकार हैं। अभी तक जो हम लास्ट सेक्शंस में बात कर चुके वो हम जिक्र कर चुके हैं अबाउट बिहेवियर डिसऑर्डर्स। और हमने कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जिक्र किया जिनकी वजह से न सिर्फ बिहेवियर में चेंजेस आती हैं बल्कि आपकी कम्युनिकेशन में भी चेंजेस आ सकती हैं। ये वाला चैप्टर जो है इसको हम डेडिकेट करेंगे सिर्फ स्पीच के लिए, क्योंकि स्पीच से मुतल्का हमारी जो इंटरवेंशन है उसके लिए हमारा ये सारे का सारा कोर्स प्लान किया गया। खैर एनीवेज, आप लोग गालबन पहले सेमेस्टर से भी इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। मेरा ये दिल है कि आज हम आपको एक इन डेप्थ किस्म की इंफॉर्मेशन दे सकें जिसके ज़रिए आपको पता चल जाए कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो एग्जिबिट होते हैं या वो कैसे पता चलता है कि किसी शख्स को कम्युनिकेशन का चैलेंज है। आप लोगों को ये स्लाइड नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर लिखा हुआ है सिम्टम्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। अब सिम्टम्स मींस कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से आप लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को गेस कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर है या नहीं। तो ये कुछ मैं इनको ज़रा गो थ्रू करता हूँ ताकि आप दोबारा से रिफ़्रेश हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स स्टार्ट विद हेयर। कोई शख्स जिसको अगर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी पुअर है, तो हम कहेंगे कि इसको लैंग्वेज डिसऑर्डर है। प्रॉब्लम इन रीडिंग राइटिंग एंड स्पेलिंग ग्रामर। स्पीच और लैंग्वेज के जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो रेफ़र होते हैं अमूमन स्कूल से जाकर। स्कूल्स में जाकर जब बच्चा रीडिंग और राइटिंग के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता, उस वक्त टीचर को एक कंसर्न जाहिर होता है कि इसको लैंग्वेज का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स पहले से पकड़े जाते हैं। जब बच्चा छोटा सा बोलने की कोशिश कर रहा होता है उस वक्त उसको आर्टिकुलेशन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, ग्रामर उसकी आगे पीछे हो सकती है। बट फॉर्मली जब एक बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर पहुंच जाता है और रीडिंग राइटिंग के अंदर उसके अंदर एनेबिलिटी आती है, ये स्पेलिंग्स वो नहीं कर सकता, ग्रामर की गलतियां करता, ये एक बहुत स्ट्रांग प्रिडिक्टर है कि किसी बच्चे को लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है। रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस विदाउट कॉन्टेक्स्ट। कुछ अल्फाज को इस बारे में रिपीट करना, कुछ अल्फाज के साथ ऐसा ताल्लुक कि जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो और बेमहल किस्म के वो जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है। स्पीच के अंदर वर्ड्स को मिसयूज करना या मिस इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। जिन बच्चों के अंदर लैंग्वेज डेफिशिएंसी होती है या हम जिनको कहते हैं कि जिनके अंदर लैंग्वेज डेप्थ नहीं है, बाज़ औक़ात वो लफ्ज़ों को गलत जगह पर गलत लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा डायरेक्शंस, जैसे कि आपको पहले याद होगा जब आप लैंग्वेज डेवलपमेंट माइलस्टोन्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि 4 साल का बच्चा जो था वो मल्टीपल स्टेप या 2 to 3 स्टेप कमांड जो था वो फॉलो करता था। लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो स्कूल एज में भी पहुंच गया है और स्टिल ही इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो मल्टीपल स्टेप कमांड डायरेक्शंस, तो इस सूरत हाल में भी ये इंडिकेशन हो सकती है किसी भी शख्स को लैंग्वेज डिसऑर्डर है या नहीं है। ट्रबल एक्सप्रेसिंग थॉट्स, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर सकना, सेंटेंसेस पूरी तरीके से नहीं बना देना, या वोकेबलरी और जो उसकी एज के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, यानी कि अपनी एज के मुताबिक एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज डेवलप ना कर सकना, ये सारे के सारे लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। रिमेंबर, ये जिनका मैंने जिक्र किया ये लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनका ताल्लुक एक्सप्रेशन के साथ है। अब एक्सप्रेशन के साथ जब आप रिलेट करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। लेकिन एक्सप्रेशन का एक और जो ज़्यादा कॉमन तरीका है वो स्पीच कहलाता है। तो स्पीच के अंदर तो उसको आपको पता होगा कि आर्टिकुलेशन के एरर्स हो सकते हैं, फ्लुएंसी के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, या वॉइस के अंदर उसको इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन टिपिकली जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक हम रिसेप्टिव या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज से लिया जाता है। अब रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रिसेप्टिव में तो हो गया जी कमांड फॉलोइंग हो गया उसका, या सीक्वेंसिंग एबिलिटीज़ हो गई, या रीजनिंग एबिलिटीज़ हो गई, ये तो होगी रिसेप्शन का ताल्लुक। इसके अलावा बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट से क्लूज ले सकता है कि नहीं, जेस्चर्स को समझ सकता है कि नहीं, ईडियम्स या फ्रेजेस को समझ सकता है कि नहीं,
क्या वो बॉडी लैंग्वेज को समझ सकता है कि नहीं? क्या वो उसका सोशल प्रैग्मेटिक यूज ऑफ लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है कि नहीं? सो वो अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से इजहार करता है, उसका एंगर, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसका यूज ऑफ वर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपकी एक्सप्रेशन के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और लैंग्वेज की डोमेन में आती हैं। तो इसमें आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा मुझे फीडबैक दीजिए। गिव मी एग्जाम्पल्स। ये इस लैंग्वेज डिसऑर्डर की जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं, आप अपने पास से कोई अपने एक्सपीरियंसेस से मेरे साथ कोई एग्जांपल शेयर करें, इफ़ यू हैव गॉट एनी। मेरे पास कौन कौन मौजूद है जी? 14 लोग मौजूद हैं। आमना, फीरा, आयशा, जो भी बोलना चाहे प्लीज़ कैरी ऑन। यू कैन रेज योर हैंड्स एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। जी बच्चे, कौन बोलना चाहेगा? व्हाट डज दिस मीन, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज? इसकी कोई एग्जांपल दीजिए। एनीवन? एनीवन सर बेटे? जी। मेरे पास एक ऑटिस्टिक बच्चा आ रहा है, 5 इयर्स उसकी एज होगी। उसकी रिसेप्शन भी बहुत गुड है, मतलब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी गुड है, बस वो सोशली इनअप्रोप्रिएट है। उसको नहीं पता चलता कि मैंने कहाँ पे क्या बोलना है। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल बच्चे से ज्यादा अच्छी उसकी वोकेबलरी है, और जो बोलने के मतलब उसके पास जो नॉलेज है वो ज्यादा है, लेकिन बस ओके। सोशली इनअप्रोप्रिएट है वो। ओके, तो आपके ख्याल में उसको डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है? सर नहीं है, वो नहीं है। अंडरस्टैंड भी अच्छे से करता है। ओके ओके, रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम है? नहीं है, क्योंकि उसके साथ शैडो टीचर जाती हैं तो वो कहती है इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस इकोलेलिया बहुत ज्यादा है, रेपिटेशन, इको ये ले लिया, चीजें ये थोड़ी। देखें लिखा हो रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस विदाउट कॉन्टेक्स्ट। ये लिखा हुआ आपके पास। सो अगर वो रिपीट कर रहा है, जिसको आप इको ले लिया का नाम दे रहे हैं, तो यस, दिस इज अ सिम्टम ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है। सर एक एग्जांपल मैं दूं। जी रीफा। सर मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, लाइक ना, अगर मैं उसको कहूँ भी ना कि वो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं है, लगेगा मैं उसको क्या भी देती हूँ कि क्लोज योर आईज, तो वो इधर उधर देखने लग जाती है। और हम्म या फिर अगर मैं उसको पॉइंट आउट करने को कह दूं कि डोर को पॉइंट आउट करो या टेबल को पॉइंट आउट करो, तो वो मुझे पॉइंट आउट करने लग जाएगी या चेयर को करने लग जाएगी। हम्म। ओके, सो शी मतलब उसको हैज समझ नहीं आती है। तो शी हैज डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, ये देख लें, ये लिखा जी। हुआ है। और बिल्कुल जी इसी सर। तरीके से ट्रबल एक्सप्रेसिंग हर थॉट्स एंड आइडियाज के लिए भी आपको चैलेंज नजर आ रहा है। ठीक है। सो ये दोनों चीजें जो हैं वो आप, और तीसरा ये तो होगा ही होगा, लिमिटेड वोकेबलरी, एज, डेवलपमेंटल स्टेज, अपनी एज के मुताबिक उसके पास। तो आप ये देखें, ये तीनों ग्रे एरियाज हैं जिसकी वजह से आप उसको लैंग्वेज के डोमेन्स में डाल रहे हैं। जी कोई और? बेटे अगर आप बोलेंगे नहीं ना तो आपको आएगा नहीं, प्लीज। आई वुड लाइक यू टू सर पार्ट। मैंने मैंने एक पेशेंट देखा था, बच्चा वो अ, जब मैं उसको कहती थी कि व्हाट्स योर फादर नेम, तो वो कुछ नहीं बोलता था बच्चा, लेकिन जब उसको मैं लिख के उसके सामने रखती थी तो वो उसको बड़ी रैपिडली सेंटेंस को पढ़ लेता था। लेकिन जब मैं उसको पढ़ाती थी तो वो पढ़ता नहीं था। वो जवाब सही लिखता रिटन था? जो भी होता था वो, रिटन, हाँ जी सर, रिटन जो भी होता था वो बहुत अच्छा पढ़ता था। सो अब इस केस में देखें तो उसको स्पोकन लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही, लेकिन रीडिंग उसकी अच्छी है। आप ये कहना चाह रही हैं? ठीक है। सर ये ट्रबल एक्सप्रेसिंग थॉट्स और आइडियाज क्लियरली, इस ये यंग अडल्ट में हो सकता है? जी जी बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आप में भी हो सकता है, बहुत सारों में हो सकता जी, है। सो वो ऐसे। बच्चे जिनके पास वोकेबलरी की या कॉन्सेप्ट्स की, या क्या नाम है इसका, सिमेंटिक्स के इश्यूज हैं, यस दे हैव गॉट डिफिकल्ट एक्सपीरियंस in expressing their thoughts. Yes. ओके सर। मारिया मुमताज, रुकैया। हमारे पास डॉक्टर साहब काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रहे मुझे, क्या नाम है उनका?
डॉक्टर या वो। पिछली कई क्लासेस से नहीं देखा, खैरियत है उनकी? डॉक्टर साहब के सर बारे में? आपने, सर मैंने आपसे कुछ पूछना है। सो भी आप जरूर पूछिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। डॉक्टर साहब के बारे में पूछ रहा हूँ मैं कि वेयर इज ही। सर वैसे कल उन्होंने क्लासेस ली थी, आज का नहीं पता मुझे। कल जो हमारी क्लासेस हुई थी उसमें थे वो। अच्छा, ओके। तो हो रही है, लेकिन लगता है कि उनके ना माइक का कोई इशू है, जिसकी वजह से ना वो सही से शायद अब बात नहीं कर पाते। ओके, लेकिन नज़र तो आना चाहिए ना ग्रुप के अंदर, वो नहीं नज़र आ रहे। जी, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? मैंने आपके साथ ना एक बुक शेयर की है, प्लीज़ उसको अच्छी तरीके से री गो थ्रू करें। सिर्फ 24 पेजेस हैं उसके। गो थ्रू करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज उसके अंदर असेसमेंट के बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं। अब यहीं पर आप ज़रा गौर करें, क्या ये सिम्टम्स को, अगर यही सिम्टम्स हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के, तो अगर हम इन्हीं को चेक करना शुरू कर दें या इन्हीं को देखना शुरू कर दें, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है हम उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, किधर गया ये, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। इसके लिए भी मेरे पास दो किस्म के टेस्ट मौजूद होते हैं। एक इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं या फॉर्मल टेस्ट होते हैं। इनफॉर्मल टेस्ट से मुराद ये होता है, दीज आर सिंपल पास नो टेस्ट, जिसके नतीजे में आपने यस या नो का जवाब देना है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा जो है वो हमारा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल उसे मैं कहता हूँ रेज योर हैंड, फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ स्टैंड अप, फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ क्लोज योर आइज, फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ टच योर नोज। अगर ये चीज़ें वो फॉलो कर रहा है बगैर किसी आपकी मदद के, तो हम इसकी असेसमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैंने कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि रीडिंग और राइटिंग को एवेलुएट करते हैं। रीडिंग के टेस्ट और होते हैं, राइटिंग के और होते हैं, स्पेलिंग के और होते हैं, ग्रामर के टेस्ट और होते हैं। तो हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल टेस्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, उस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम ये असेस कर सकते हैं कि बच्चे की रीडिंग राइटिंग एबिलिटी कैसी है। ये जो रिपीट करता है, ये ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि कोई बच्चा जो है वो क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोलेलिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा, हिस्ट्री से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखें, मिस इंटरप्रेटिंग और मिस यूजिंग वर्ड्स इन स्पीच। अगेन आपको उसका स्पीच सैंपल चाहिए होगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा। आप गौर करें तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें जो कि सिम्टम्स के तौर पर इंडिकेट की जा रही हैं, अगर हम इनको मैयर करना शुरू कर दें तो हमारे पास एक असेसमेंट का प्रोसीजर आ जाता है। असेसमेंट क्या चीज़ होती है? असेसमेंट बेसिकली एक पॉइंट होता है जहां से आपने अपने काम का आगाज करना होता है। मिसाल के तौर पर, आपने आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है और एक बच्चा जो है वो स्टक है किसी जगह पर। आपने उसकी इस्लामाबाद से लाहौर कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे पहली जो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी वो देखनी पड़ेगी कि बच्चा कहाँ पर है। सियालकोट में बैठा है, गुजरांवाला में बैठा है, किस जगह उसकी, वेयर इज़ द सिचुएशन, नंबर वन। नंबर टू, उसकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो कैसे जाना चाह रहा है दूसरे शहर में। गाड़ी पे जा रहा है, पैदल जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, आप उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के बारे में जानते हो। चौथी चीज़, उसकी हेयरिंग एबिलिटीज़ के बारे में जानते हो। आप उसकी बर्थ हिस्ट्री के बारे में जानते हो। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल जाएंगी तो यू विल बी एबल टू हेल्प। असेसमेंट की ही इसीलिए जाती है ताकि इंटरवेंशन को प्लान किया जा सके। बगैर असेसमेंट के इंटरवेंशन नहीं की जाती। मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल ले लीजिए, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप मैकेनिक के पास गए, तो मैकेनिक सबसे पहले पूछेगा क्या हुआ। वो जो क्या हुआ का जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली हिस्ट्री टेकिंग में आ जाता है कि हम मालूम करना चाहते हैं आपकी ज़बानी कि आपको मसला क्या आया। आपने कहा जी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो वो फिर आपसे और प्रोबिंग क्वेश्चंस करता है। वो कहता है गाड़ी में पेट्रोल है। आप कहेंगे गाड़ी में पेट्रोल है। आप वो कहेगा जी आपने आपने बैटरी, आपकी बैटरी क्या सिचुएशन है या बैटरी कब डलवाई थी। दूसरा सवाल,
आपने कहा जी बैटरी तो अभी मैंने कल परसों डलवाई है। तो करते करते वो आपसे सवाल पूछता चला जाएगा, जिसको कि हम कहेंगे ये असेसमेंट कर रहा है, यहां तक कि वो पहुंच जाएगा उस जगह पर जहां पर उसने पहुंचना था, और वो आपको इंटरवेंशन कर देगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले आपसे कहता है क्या हुआ है जी आपको, कब से है जी आपको, आपने क्या खाया था जी, आपकी फैमिली में ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ। वो बहुत सारे आपसे सवाल करता है, जिसके नतीजे में वो कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा पाता है कि आपको क्या होगा। अगर तो उसका अंदाज़ा ठीक हो गया तो फेयर इनफ, नहीं तो उसके पास एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो है टेस्टिंग की, जिसको आप कहते हैं कि जी आप ऐसे करें लैब टेस्ट करवा लें, आप ब्लड भी करा लें, आप फलाना भी करा लें, आप ढींगा भी करा लें, सीटी स्कैन भी करा लें, एक्सरे भी करा लें। वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, वो डायग्नोज करने में मदद देते हैं डॉक्टर को। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी फील्ड में भी ऐसा ही है। हमारी फील्ड के अंदर भी केस हिस्ट्रीज ली जाती हैं, हमारी फील्ड के अंदर भी ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, हमारी फील्ड के अंदर भी टेस्टिंग की जाती है। और वो टेस्टिंग दोनों तरीके से की जाती है, फॉर्मली भी की जाती है, इनफॉर्मली भी की जाती है। हमारे यहाँ भी डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे पिक्चर आर्टिकुलेशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए हम बच्चे की आर्टिकुलेशन मैयर कर सकते हैं। प्री स्कूल लैंग्वेज स्क्रीनिंग टेस्ट, प्री स्कूल लैंग्वेज डेवलपमेंटल टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट ऐसे अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसकी मदद से हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या उनके अंदर कोई कमी है या नहीं है। तो जब ये हमारी असेसमेंट हो जाती है, उसके साथ ही फिर हम उसको इंटरवीन करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि बगैर असेसमेंट के आप इंटरवेंशन शुरू कर दें। सो असेसमेंट इज द बिगिनिंग ऑफ एन इंटरवेंशन। आप समझते हैं, आप जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, किस हद तक है, उसके डायग्नोसिस के बारे में, और डायग्नोसिस होगा तो इंटरवेंशन होगी। तो यहां तक अगर मेरी बात किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का जिक्र कर रहे थे, हमने जिक्र किया था कि किस तरीके से बिहेवियर्स मॉडिफाई किए जाते हैं, बिहेवियर्स को असेस किया जाता है। उन बिहेवियर्स को मॉडिफिकेशन के लिए कभी हम काउंसलिंग की मदद लेते हैं, कभी हम मेडिसिन की मदद लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्पीच के अंदर भी ऐसा ही है। फॉर्मल और इनफॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद हैं, टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। फिर नंबर वन, नंबर टू, आप उसकी प्रोग्रेस विटनेस कर सकते हैं कि कितना इम्प्रूव किया है। जैसे आप डायबिटिक हैं और आप डायबिटीज़ की गोली खा रहे हैं, सबसे पहले आपका टेस्ट किया गया, आपको पता चला डायबिटीज़ इतनी है। उसके बाद इंटरवीन करने के लिए आपको एक मेडिसिन दी गई, और मेडिसिन देने के बाद उन्होंने कहा जी 3 महीने बाद आप दोबारा टेस्ट कराएं। तो सबसे पहला वाला जो टेस्ट था वो आपका असेसमेंट थी, दूसरा वाला जो, उसके बाद आपकी इंटरवेंशन हुई, जो तीसरा वाला जो हुआ वो पोस्ट दवाइयों के बाद जो टेस्ट लिया जाता है, वो बेसिकली इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि हाउ मच द ट्रीटमेंट हैज़ बीन हेल्पफुल। फिर उसके नतीजे में दवाई बदलाई जाती है, कम की जाती है, ज़्यादा की जाती है। ये सारी की सारी सूरतें जो हैं बिल्कुल यहाँ पर भी स्पीच और लैंग्वेज में भी अप्लाई होती हैं। इसके लिए बड़ा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हमें असेसमेंट करनी आनी चाहिए। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि असेसमेंट इज़ हाफ जॉब डन। अगर आपने किसी को असेस कर लिया है तो फिर उसकी मदद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता। लेकिन इस असेसमेंट को कैंडिड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, इसको होना चाहिए, क्या नाम है, हाँ, इसको होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ये वैलिडेशन और रिलायबिलिटी का जिक्र मैं आपके साथ कर चुका हूँ पहले भी। लिहाजा ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि दीज आर सम सिम्टम्स जो कि लैंग्वेज के अंदर आपको नज़र आ सकते हैं। अच्छा जी, आपको ये शेयर किया। अब लेट्स कम हेयर। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छी मुझे कल एक पिक्चर मिली, डायग्राम मिली, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को किस किस्म का प्रॉब्लम है और हम कौन सी थेरेपी उसके साथ कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? जी हेलो। सर। यस सर, आ रही है। तो मेरे बच्चों जागते रहो ना, तुझे की सुत्ते सुत्ते मन लग रहे हो। अच्छा जी, अब ज़रा गौर करें। ये हमारे पास इंटरवेंशन के कुछ 4-5 तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए हम इंटरवीन कर सकते हैं। आपने याद रखना है, जब भी किसी बच्चे को
आर्टिकुलेशन एरर होगा। जब भी किसी बच्चे को आर्टिकुलेशन एरर होगा तो उसके नतीजे में आप कुछ फैक्टर्स को देखेंगे। नंबर वन, सबसे पहले आपका शक जाएगा कि कोई इसको एनाटॉमिक डिफिकल्टी तो नहीं है। एक बच्चा है वो गलत बोलता है, मिस आर्टिकुलेशन करता है। अब उसकी मिस आर्टिकुलेशन की वजह एनाटॉमिकल रीजंस है। एनाटॉमिकल रीजन से मुराद कोई स्ट्रक्चर के अंदर खराबी है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे की आवाज़ ख़राब है और वो नाक में बोलता है, तो क्या वो नाक में इसलिए बोलता है कि वो क्लेफ्ट पैलेट है? इसको कहते हैं एनाटॉमिकल रीज़न। क्या उसकी ज़बान मोटी है जिसकी वजह से वो अच्छी आर्टिकुलेशन नहीं कर रहा? क्या उसकी ज़बान के अंदर कोई और फिजिकल ऐसी चेंज, कोई उसको ऐसा कोई आउट ग्रोथ है ज़बान के ऊपर जिसकी वजह से नहीं बोल रहा? ये सारे के सारे एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं। दूसरी चीज़ होती है सेंसरी। सेंसरी किसको कहते हैं? सेंसरी कहते हैं हेयरिंग को, कहते हैं विजन को, कहते हैं टेस्ट को, कहते हैं टच को, कहते हैं। ये सारे के सारे सेंसरी इश्यूज हैं। तो वो बच्चे जो कि मिस आर्टिकुलेशन करते हैं, या तो उनके अंदर प्रॉब्लम होता है एनाटॉमिकल या प्रॉब्लम होता है सेंसरी। ओके। बिल्कुल इसी तरीके से आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की दूसरी इंपॉर्टेंट वजह जो होती है वो होती है मोटरिक, जिसके अंदर उसकी मोटर मूवमेंट्स जो हैं वो उसने मैनेज करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ल ल ल ल बोलना है तो आपको अपनी ज़बान की टिप को एल्वियोलर रिज के साथ लगाना है। तो ये मोटर एक्टिविटी है। क्या आप उस मोटर एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं? क्या आप उस मोटर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? इन दोनों सूरतों में अगर यहाँ पर कोई ख़राबी होगी एग्जीक्यूशन में या प्लानिंग में, तब भी आपको ये आर्टिकुलेशन एरर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, परसेप्चुअल, कि आपने उसको परसीव कैसे करें। फॉर एग्जांपल, वो तमाम बच्चे जो कि परसीव नहीं कर सकते, उनकी कॉग्निशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उनकी लर्निंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं परसेप्चुअल। अगर उस बच्चे की परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं तो यस, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इसको परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फिर देन कम्स phonetic problems. What do we mean by phonetic problems? Phonetic problems are the problems which relate to the sound system. अब वो साउंड सिस्टम के अंदर जो अगर कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड फोनेटिक प्रॉब्लम्स। फोनीमिक इज रिलेट्स टू साउंड पैटर्न, मीनिंग, फोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ये सारे के सारे फोनीमिक इश्यूज हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, वो तमाम बच्चे जिनको कि स्पीच साउंड एरर्स होंगे, उनके अंदर ये पांच चीज़ें आपने एवेलुएट करनी होती हैं। तो एनाटॉमिक को करने के लिए आप उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उससे कहेंगे मुंह खोलो जी। आप टॉर्च के साथ देखेंगे उसके मुंह के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, उनका साइज़ कैसा है। ये सारे के सारे एनाटॉमिक हैं। सेंसरी एबिलिटीज़ देखनी है आपने, आप उसकी हेयरिंग चेक करेंगे, आप उसकी विजन का पता कराएंगे, आप उसकी टच टेस्ट के बारे में पता करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आप एवेलुएट कर सकते हैं हिस्ट्री के ज़रिए भी और ऑब्जर्वेशन करके भी। मोटर एक्टिविटी कैसे मालूम करेंगे? आप उससे कहेंगे बोलो पा 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 पा, ट ट ट ट ट, क। मोटर एक्टिविटी आप मालूम करेंगे, इसको डाइडो काइनेसिस कहते हैं। और डाइडो को काइनेसिस स्किल से पता लग जाता है कि इस बच्चे को मोटर प्रॉब्लम तो नहीं है। मोटर प्रॉब्लम रिलेट्स टू एग्जीक्यूशन और प्लानिंग, ये आपकी न्यूरल एक्टिविटीज में शामिल है। तो एनाटॉमिक तो आपने देख लिया कि मुंह का स्ट्रक्चर कैसा है, जुबान का साइज कैसा है, कोई क्लेफ्ट तो मौजूद नहीं है। और मोटर एक्टिविटीज में आपने उससे बुलवा के दिखाया कि ये करो ये करो ये करो। बिल्कुल इसी तरीके से परसेप्चुअल के अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या उसको कोई फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्या वो अपनी माइलस्टोन के हिसाब से लैंग्वेज लर्निंग ठीक कर रहा है नहीं कर रहा। बिल्कुल इसी तरीके से फोनेटिक एबिलिटीज़, उसकी आर्टिकुलेशन देखें, उसकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखें, आपको पता चल जाएगा। और फोनीमिक के अंदर आपको फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये मैंने आपको ये वाली ऊपर वाली लाइन बता दी। अब ज़रा अगर उस बच्चे को एनाटॉमिक या सेंसरी इश्यूज हैं तो क्या हो सकता है? उसको एनकाइलोग्लोसिया हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, हेयरिंग के इश्यूज हो सकते हैं। लिहाजा अगर एनाटॉमिक या सेंसरी इश्यूज होंगे तो ये वाले प्रॉब्लम होंगे उसको। उसकी ज़बान के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, क्योंकि ये एनाटॉमिकल रीजंस हैं। ये सारे के सारे एनाटॉमिकल रीजन, इन एनाटॉमिकल रीजंस की वजह से उसको आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स या फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है।
तो अब आप याद रख लीजिए, वो तमाम डिसऑर्डर्स जो एनाटॉमिक या सेंसरी ओरिजिन के साथ रिलेट करते हैं, उनका ताल्लुक किसके साथ है? आर्टिकुलेशन या फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ। दूसरे नंबर पे, अगर एक बच्चे के अंदर मोटर एग्जीक्यूशन या मोटर प्लानिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो अगर एग्जीक्यूशन के अंदर प्रॉब्लम तो उसको कहते हैं डिसआर्थरिया, और अगर प्लानिंग के अंदर इश्यू है तो उसको कहते हैं एप्रेक्सिया। डिसआर्थरिया और एप्रेक्सिया, डिसआर्थरिया एग्जीक्यूशन के अंदर प्रॉब्लम है, एप्रेक्सिया प्लानिंग के अंदर प्रॉब्लम है, और ये दोनों न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं। इनका ताल्लुक ब्रेन के साथ है। देखो, इसका ताल्लुक उस खास ओरल कैविटी के साथ था, ओरल कैविटी के मसल्स के साथ था, उसके स्ट्रक्चर के साथ था। लेकिन यहाँ पर देखें, कंट्रोल ऑफ द मसल्स है। ये मसल्स हैं फिजिकल, और ये मसल्स हैं कंट्रोल के लिए। ब्रेन कंट्रोल करता है उनके एग्जीक्यूशन को भी और प्लानिंग को भी। लिहाजा ज़रा सा आप गौर करें तो वो तमाम बच्चे जिनको एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होंगे, उनको एनकाइलोग्लोसिया, क्लेफ्ट पैलेट, पैरालिसिस हो सकता है, पैल्सी हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसके नतीजे में उनको आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन एक बच्चा जिसको मोटर प्रॉब्लम्स है, मोटर प्रॉब्लम इज मोर ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, जिनका ताल्लुक कभी वो डिसआर्थरिया की शक्ल में ज़ाहिर होता है, प्रॉब्लम इन आर्टिकुलेशन, डिसआर्थरिया प्रॉब्लम्स इन आर्टिकुलेशन, एप्रेक्सिया प्रॉब्लम इन प्लानिंग, आप प्लान नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इंटेलेक्चुअली वो ज़रा कम है, तो उसको भी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आप ज़रा गौर करें, एक बच्चे के जिसके फोनेटिक्स अच्छे नहीं है, वो फोन्स को नहीं समझता है, CAPD है, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, उसको भी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स होंगे। और फिनेमिक अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है तो फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। ये एक बहुत खूबसूरत समरी है आप लोगों के लिए कि जब आप बच्चों की असेसमेंट करते हैं, तो उस असेसमेंट के नतीजे में, जैसे वो मैकेनिक पूछ रहा था ना आपसे कि इसकी बैटरी है कि नहीं है, इसका टायर पंक्चर तो नहीं हो गया, इसकी कोई मसला तो नहीं है, कोई इसके इंजन में मसला तो नहीं है, इसके अंदर पेट्रोल की क्या सूरत हाल है, पहले ये कैसे चलती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरीके से आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं, तो जब आपके पास एक बच्चा आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स या फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ आता है, तो आपके कान फौरन खड़े हो जाने चाहिए कि या तो उसको ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। अब इन सब को कैसे हमें पता चलेगा कि ये है कि नहीं है? पहले आप इसका टेस्ट करोगे, फिर आप इनका टेस्ट करोगे, फिर इनका करोगे, फिर इनका करोगे, फिर इनका करोगे, तब जाकर आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इस बच्चे को कौन सा आर्टिकुलेशन एंड फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो जब आपको पता चल गया कि एनाटॉमिकल रीजंस है, तो आप एनाटॉमिकल चीज़ों को ठीक करें। जब आपको पता लग गया कि उसके कान खराब है, तो पहले कान ठीक करें। अब वो ऑडियोलॉजी वाले जो बैठे हुए हैं, अगर आपके पास एक बच्चा आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स के साथ आता है, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसकी सेंसरी एबिलिटीज़ को देखें। आप देखें कि उसको हेयरिंग हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से वो तोतला बोल रहा है या ख़राब बोल रहा है, मिस आर्टिकुलेट कर रहा है। इसके साथ साथ आप उसके एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी देखें, उसकी ओरल कैविटी का साइज़, उसकी ज़ुबान का साइज़, एनकाइलोग्लोसिया, उसकी ज़ुबान के नीचे देखें, कोई उसको ज़ुबान के नीचे कोई तंदवा तो नहीं है, क्या उसकी ज़ुबान जो है वो बाइफिट तो नहीं है, क्या उसकी जो दांत हैं उनका स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मोटरिक है तो इसका ताल्लुक एग्जीक्यूशन और प्लानिंग के साथ है, इसके लिए अलहदा से टेस्ट मौजूद है, डिसार्थ्रिया के टेस्ट अलहदा मौजूद है, एप्रेक्सिया का टेस्ट अलहदा मौजूद है, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ के लिए टेस्ट मौजूद है, फोनेटिक्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अलहदा अलहदा टेस्ट मौजूद है। देखो बच्चों, मैंने आज आपके साथ जो शेयर करना था ना, वो असेसमेंट है। अब असेसमेंट के लिए कितना ज़रूरी है कि जब हमारे पास एक कंप्लेंट आती है, जैसे एक बच्चे को स्पीच साउंड एरर प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके पास ये असेसमेंट की टूल किट्स मौजूद होनी चाहिए। ये अगर आपने असेसमेंट कर ली, फॉर एग्जांपल एक बच्चे के हमने देखा कि उसके अंदर परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लर्निंग बहुत अच्छी नहीं है। अब लर्निंग ना होने की वजह से वो मिस आर्टिकुलेट, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, अब उसकी वजह से वो तोतली बातें करता है। अब तोतली बातें करने के लिए हमें उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पर भी काम करना पड़ेगा, तब उसके आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स जाके ठीक होंगे। यहां तक बेटे किसी का सवाल है तो पूछे मेरे से आप। ये सारा कुछ इम्तिहानों में नहीं आ रहा, इसलिए आप बेधड़क होके पूछें। सर मतलब जो आज आपने पढ़ाया वो हमारा मिड में इंक्लूड नहीं है? चलो जी।
नहीं सर, अच्छा है, मतलब हमें समझ आ गई है, आपने अच्छा समझाया है। अच्छी, ये अम्ब्रेला भी अच्छी बनी हुई है, इजीली समझ सकते हैं हम इसे। क्वेश्चन कीजिए ना बेटे, क्वेश्चन कीजिए। अच्छा चलो, अब आ जाए वापस। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी आयशा। सर आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में और फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर में बेसिक क्या डिफरेंसेस होंगे? बेटे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स जो है ना, वो बेसिकली एनाटॉमिकल रीजंस की वजह से होते हैं। ठीक है। एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से होते हैं जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। जो परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स होते हैं या फोनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये ब्रेन फंक्शनिंग की वजह से होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से होते हैं। ये वाले सारे जो हैं ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से हैं। किसकी वजह से? लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन ब्रेन। ये है एनाटॉमिकल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपका हाथ है ना, ठीक है, आपका हाथ है, आप हाथ से ग्लास पकड़ लेती हैं। आपने ग्लास कैसे पकड़ा है? एक तो आपने हाथों से पकड़ा है, दूसरा आपका ब्रेन जो आपके हाथों को कंट्रोल कर रहा था, उसकी वजह से आपने ग्लास को पकड़ा है। फर्ज करें जिस शख्स को फॉलेज हो जाता है, वो क्यों नहीं पकड़ सकता ग्लास? क्या उसकी एनाटमी बदल गई है? एनाटमी तो वही है। इसका मतलब है प्रॉब्लम एनाटॉमिकल नहीं रहा, बल्कि प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल हो गया। ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे ये ब्रेन के साथ रिलेटेड है। CAPD, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और यहाँ पर एनाटॉम है, तो ये आर्टिकुलेशन वाले आप इधर देखें, आर्टिकुलेशन जिनको प्योर आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, उनकी वजह ये है। लेकिन अगर उसके साथ वो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग का इश्यूज है, ब्रेन का को प्रॉब्लम है, तो वो आपको यहाँ पर नजर आगे सर ये समझ। क्वेश्चन में मुझे भी पूछना था। जी। सर मेरे पास एक बच्चा आता है, वो ना लाइक उसके फोनिक्स में वो आ बा का डा इस तरह कर लेता है, लेकिन अगर मैं उसको अल्फाबेट्स पे लेके आती हूँ ABCD, तो वो नहीं कर पाता है। तो तुम ABCD क्यों कराती है उसको? लाइक वो उसकी मदर कहती है कि इसको अल्फाबेट्स पे तो आने चाहिए ना, सिर्फ फोनिक्स पे, लाइक आ बा डा का फा इस तरह से करते हैं, तो वो सही वाला लैंग्वेज के ए अंदर या फॉनिक्स ई होती है एफ नहीं बेटे। बोल सकता है। लैंग्वेज के अंदर होती ही फॉनिक्स है। ठीक है, आप उसकी माँ से पूछें ए लिखा कहाँ हुआ है। CAPD, फॉर एग्जांपल क्लास में ए कहाँ लिखा हुआ है, तो वो कहेगी ये ए तो नहीं है, ये तो आ है। सो डोंट कंफ्यूज द चाइल्ड। अगर वो इसको नहीं कर पा रहा, आप उसको फोनेटिक थेरेपी के साथ ही उसको ABC ना कराएं, बल्कि फोनोलॉजिकल थेरेपी कराएं, जिसके अंदर आप उसको फोनिक्स के जरिए यस ही सर, मैं पढ़ा उसमें देते हैं। फोनोलॉजिकल ही मैं कर रही हूँ। हाँ, तो आप उसको फोनोलॉजिकल की तरफ कराएं। अच्छा, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे, शम्स। सर एक एक बच्चे है उसमें जो है वो जैसे अभी बताया गया है कि एक एक वर्ड अगर उसे कहा जाए कि ये बोलो तो वो बड़ा इजीली बोल लेता है। जैसे ही जो है वो उसको इकट्ठा करके बुलाया जाए, जैसे कैट है, तो उसके वो तीनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकालना शुरू कर देगा। उसमें क्या है सर? तो उसको फोनोलॉजिकल इश्यूज है ना, ये देखो उसको ये वाले इश्यूज है, फोनेटिक इश्यूज हो सकते हैं उसको। वो प्रॉपरली आवाज़ को समझ नहीं पा रहा, वो फनीमिक हो सकता है, उसके अंदर ये वाले इश्यूज हो सकते हैं। उसका ब्रेन जो है साउंड्स को उस सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल आपने कहा कैट और उसने कहा टैक, तो आपने कैट कहा था, उसने बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया, TAC कर दिया। अब TAC करने की वजह जो है बेसिकली यहाँ पर आ सकती है, जिसको कि आप फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंडर हैंडल कर सकते हैं। सो आई मीन टू से कि आपके पास कोई भी बच्चा अगर आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के साथ आ रहा है, तो आपके ज़िम्मे ये मालूम करना है कि एनाटमी का प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, लर्निंग का प्रॉब्लम है, या प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम है। इस अम्ब्रेला के तहत आपके सारे मसले हल हो सकते हैं। और जिस जगह पर आप ये अब ये डिसार्थरिया डायग्नोसिस है, एप्रेक्सिया डायग्नोसिस है, ये नीचे सारे डायग्नोसिस हैं, ये डायग्नोसिस हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ये वो कंप्लेंट्स लेकर आए जो कि आपने असेस की हैं इन एरियाज़ को। तो दिस बिकम्स ईजियर कि अगर हमारे पास ये वाले टूल्स मौजूद हों जिसकी वजह से हम इसको ऑब्जर्व। फॉर एग्जांपल मुझे आप एग्जांपल बताएं कि टॉर्च जो है वो क्या चीज़ है, वो जो आपके हाथ में टॉर्च होती है वो क्या करने के लिए है? सर रोशनी के लिए। जाहिर है मेरे बच्चे, रोशनी है उसमें।
लेकिन क्या करने के लिए? सर जब लाइट बंद हो जाती है तो फिर हम फोन करते होंगे। जल्दी। स्पेसिफिक टारगेट। आप एनाटमी, ओरल एनाटमी को देखने के लिए यूज करते हैं, जैसे मुंह खोलो, मुंह में टॉर्च डालते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या स्ट्रक्चर्स हैं, जुबान कैसी है, दांत कैसे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप क्या स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। टॉर्च किस लिए होती है? स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। ऑटोस्कोप किस लिए होता है बच्चों? सर जो एयर को चेक करते हैं जिसमें। जी, ऑडियोलॉजी वाला कोई नहीं है? सर मुझे लगा था शायद आपने दूसरी टॉर्च का मतलब पूछा है कि टॉर्च से आप क्या करते हैं, मुझे ये नहीं था पता कि आप अच्छा, नेचर के लिए ऑटोस्कोप स्पेशल। का भी यही काम है। ऑटोस्कोप कान के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, इन द कनाल देखने के लिए आपके काम आती है। वो होता क्या है, उसके अंदर लाइट ही होती है, और आप देख पाते हैं कि ये कनाल के अंदर कोई चीज़ है कि नहीं है। ओके। सो आउटर ईयर को एग्जामिन करने के लिए आपके पास जो है वो आइज भी हैं, और अंदर देखने के लिए ऑटोस्कोप भी है। दोनों चीज़ों को आप इस्तेमाल करके एनाटॉमिकल डिफरेंसेस देख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने देखना हो कि वो ज़हनी तौर पे बच्चा कैसा है, तो आप ऑटोस्कोप से देखेंगे। बच्चे की लर्निंग कैसी है, बच्चे की कॉग्निशन कैसी है, बच्चे की अटेंशन कैसी है, बच्चे की मेमोरी कैसी है, तो अब मैं क्या करूँगा? तो मुझे उसके परसेप्चुअल एबिलिटीज़ को मैयर करना है। अब परसेप्चुअल एबिलिटीज़ जो हैं वो टॉर्च से नहीं मैयर होंगी, बल्कि उसके लिए परसेप्चुअल टेस्ट होते हैं, जिसमें आप शेप्स को शेप से मिलाते हैं, फलानी चीज़ को फलानी चीज़ से मिलाते हैं, कमांड फॉलोइंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर चीज़ के लिए आपके पास एक अलहदा टूल मौजूद है। ये टूल्स ऑफ असेसमेंट कहलाते हैं। तो असेसमेंट करने के लिए आपके पास रेंज ऑफ टूल्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से डायग्नोसिस कर सकें। जब आप डायग्नोसिस सही कर लेते हैं ना बेटे, फिर उसकी ट्रीटमेंट का कोई मसला नहीं होता। फिर आप उसको मैनेज कर ही सकते हैं। तो असेसमेंट के लिए, असेसमेंट करने वाले लोग कुछ और होते हैं, थेरेपी करने वाले लोग कुछ और होते हैं। असेसमेंट करने वाले लोगों के पास पूरे स्टैंडर्डाइज टेस्ट मौजूद होते हैं, उनकी स्किल्स ऐसी होती हैं कि वो डायग्नोज कर। थेरेपी करने वाला तो सिर्फ बिहेवियर के ज़रिए उस बच्चे को सिखा रहा है ना। कभी स्किनर मॉडल के ज़रिए सिखाता है, कभी सोशल मॉडल के लिए ज़रिए सिखाता है उसको लैंग्वेज। लेकिन जो असेसमेंट करना है, असेसमेंट करना एक और एबिलिटी है। दुनिया जहान के अंदर जो असेसमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं, उनको कुछ और लोग हैंडल करते हैं। इसीलिए तो हम आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि आप पैथोलॉजी को जाके ट्रीट करेंगे, डायग्नोस करेंगे। थेरेपी करना अभी आपका काम नहीं है। थेरेपिस्ट तो जब आप डायग्नोस करना शुरू करते हैं तो साथ ही थेरेपी तो आपको आ ही जाती है। लेकिन थेरेपी के लिए और क्राइटेरियाज हैं। उसके लिए आपका वर्क बिहेवियर